न्यूजीलैंड टाइम के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। आज पूरी दुनिया के साथ साथ बिजनौर में भी महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया। बहुत सारी महिलाओं ने अपनी गाथाएं सुनाई, हमें बताया कि किस तरह से वो एक छोटे से मुकाम से ऊंचे मुकाम पर पहुंची। बहुत सारे लोगों ने हमसे बात की। विवेक कॉलेज की तरफ से एक जुलूस निकाला गया जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात की गई। रगड़ दो बेटे, अपने आप लग जाएगी। चलो मरियम लगाओ। आ जाओ, लगाओ भैया, लगाओ, सब लगाओ। जी, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर दीप्ति डिमरी, प्राचार्य विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन बिजनौर, और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। समस्त महिला पुरुष संपूर्ण समाज को, संपूर्ण इस ग्लोबल को देना चाहूँगी। और हम महिला दिवस के आज लिए हमने निकाली है कैंडल मार्च। ये एक उजाला फैलाना चाहते हैं, एक जागृति, एक अवेयरनेस का ये सिंबल है। ये अवेयरनेस है जो महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करेगा। उजाला जो समस्याएं अंधकार के रूप में फैल रही है उसको दूर करेगा। ये समस्याएं राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड जो हमारा राष्ट्रीय बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अतिरिक्त डोमेस्टिक वायलेंस, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ये भी महिलाओं की। जबकि हम बात करते हैं पाश्चात्य देशों की, हम कहते हैं शिक्षा से जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पाश्चात्य देश जहाँ शिक्षा का प्रतिशत बहुत अच्छा है, वहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त जो मैं जो मुख्य बात मानती हूँ, निर्णय लेने की क्षमता का विकास, ये बहुत ही ज़रूरी है। हम कितने भी पढ़ जाएं, लिख जाएं, लेकिन अगर एक महिला से किसी कार्य के कहा जाता है तो वो ये ज़रूर कहती है, घर में पति से पूछूंगी, पिता से पूछूंगी, भाई से पूछूंगी। मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब वो महिला कहेगी कि मैं सोच के बताऊंगी, और स्वयं की सोच के बाद अपना निर्णय जब सामने रखेगी, शायद महिलाओं को उस दिन उचित स्थान मिल गया होगा। मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगी, महिलाएं स्वयं सिद्धा हैं। जैसा कि हमें मालूम है, प्रतिभावान और हमारे इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे भी हैं बहुत सारी। और दो पंक्तियों से मैं अंत करना चाहूँगी, मेरी बड़ी ही पसंदीदा है कि एक दफ़ा तो अपना जीवन खुद ही हमको जीने दो, एक दफ़ा तो अपना जीवन खुद ही हमको जीने दो, लिख लेने दो अपनी किस्मत, होना है जो होने दो। धन्यवाद। हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन जरा सोचिए, हमने आज महिला दिवस तो मना लिया, मगर क्या महिलाएं यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं? क्या महिलाओं को वो अधिकार प्रदान हो गए हैं जो उनको होने चाहिए? क्या महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में उनको सहयोग प्रदान किया जाता है? अगर ये सब सही है तो फिर क्यों मंडावर जैसी घटनाएं होती हैं, जहां पर 3 मनचले युवकों ने एक छात्रा को जबरन जहर पिलाकर मार डाला? क्यों छेड़छाड़ की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं? क्या यही महिला सशक्तिकरण है? क्या यही इसीलिए महिला दिवस मनाया जा रहा है? महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी कि कल, बिजनौर शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल, मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य के खिलाफ, जो कि सीबीएसई बोर्ड की कोऑर्डिनेटर भी हैं, रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। उनका कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने सीबीएसई बोर्ड के नियमों का कड़ाई से पालन किया। सीबीएसई बोर्ड के नियमानुसार 10 बजे के बाद किसी भी छात्र या छात्रा को एंट्री स्कूल के अंदर नहीं दी जा सकती। स्कूल की प्रधानाचार्य ने इस नियम का पालन किया और 10:08 पर स्कूल के अंदर पहुंची छात्रा को पेपर देने से रोक दिया। बस यही उन्होंने एक बड़ी खता कर डाली, जिसके बाद उनके खिलाफ थाने में FIR दर्ज करा दी गई। छात्रा अनामिका के अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए, प्रधानाचार्य ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए उनकी बच्ची को स्कूल में जाने से रोका। उनके अनुसार अनामिका ने 10:02 पर स्कूल में एंट्री कर ली थी, जबकि प्रधानाचार्य सीमा विश्वास के अनुसार
स्टूडेंट ने 10:08 पर स्कूल में एंट्री की, जो कि पूर्णतः गलत था। उनका कहना है कि पुलिस कर्मियों द्वारा उस छात्रा को स्कूल के अंदर एंट्री दी गई, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध था। उस समय तक सीबीएसई बोर्ड को एब्सेंटी भेजी जा चुकी थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज अगर यहां पर महिला दिवस मनाया गया है, तो महिला दिवस की पूर्व संध्या पर एक प्रधानाचार्य जो कि एक महिला है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। देखिए उन्होंने क्या कहा। ये एक हम कहेंगे कि एक तरह से एक दुर्भाग्य है, हम कहेंगे ये मेरा व्यक्तिगत दुर्भाग्य नहीं कहेंगे, ये आज इस शिक्षण व्यवस्था के ऊपर एक माने धब्बा के तौर पे हम मानते हैं कि जहाँ पे सच्चाई है उसकी जीत होनी चाहिए। ये हुआ उल्टा चीज़। ये घटना ऐसा घटा कि हमारे यहाँ पे CBSE का एक इस बार बहुत ज़्यादा कड़ाई है एग्ज़ाम के मामले में कि 10 बजे एकदम एग्जैक्ट 10 बजे बच्चों का प्रवेश जैसे 10 बजे ओवर हुआ तुरंत गेट बंद हो जाना है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था अच्छा रहे, कोई अनवांटेड एलिमेंट स्कूल के भीतर केंद्र के भीतर ना घुसे और किसी भी तरह का अव्यवस्था ना फैले। तो इसलिए CBSE का कड़ाई से हम लोगों के ऊपर निर्देश है कि हम इस चीज़ का पालन करें। और चूँकि मैं यहाँ पे आप लोगों की आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हम यहाँ पे जिला कोऑर्डिनेटर के तौर पे तैनात हैं, तो सबकी निगाह भी मेरे तरफ सबसे ज़्यादा है कि मैडम के यहाँ पे सेंटर कैसे चल रहा है। तो नेचुरली हमें एक सबके सामने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो एक आदर्श के साथ रखना ज़रूरी है, ताकि दूसरे जो जिला में जो दूसरे केंद्र हैं वो भी अच्छे तरीके से इसको प्रतिपादित कर सके। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने अपने गेट में बहुत सख्ती रखी और गेट में एक विशेष व्यवस्था भी करी कि वहाँ पे माइक सिस्टम से पूरा कांस्टेंट अनाउंसमेंट होता रहा कि आपका 10 बजे आपका एग्ज़ाम के चलते ही यहाँ पे गेट बंद होने जा रहा है। जो भी आसपास मौजूद है वो सब के सब इमीडिएटली भीतर आ जाए कैंडिडेट्स, ताकि उनकी किसी भी तरह से एग्ज़ाम का किसी भी तरह व्यवधान ना घटे। इसलिए उनके लिए ये अनाउंसमेंट जो शायद हमारे यहाँ पे विशेष व्यवस्था करी हुई है, पर उसके बावजूद भी उस दिन भी 5 तारीख का दिन था, फिजिक्स का पेपर का दिन था। उस दिन भी नॉर्मली सारे बच्चे भीतर आ गए, समय से भीतर आ गए हैं। सब बच्चों का पेपर भी हम लोगों का वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक हमारे यहाँ पे CBSE ने इस बार नया एक व्यवस्था करी है, एक ऐप दिया है CMTM-CS के नाम से एक ऐप है, जिस ऐप का वो ऐप हमारे ही माने जो CS होंगे माने सेंटर सुपरिटेंडेंट, उन्हीं के मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल्ड है। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर का पैकेट खुलेगा तो उस ऐप में हमको अपना अपलोड करना होता है 10 बजे कि पैकेट खुल गया, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है। तो हर स्टेप में CBSE ने विशेष प्रिकॉशन लिया है ताकि किसी भी लेवल पे कोई गड़बड़ी ना हो। तो हम लोगों का वो पैकेट खुल चुका था। पैकेट से क्वेश्चन पेपर के जो पतले पतले पैकेट हैं वो अपने अपने रूम में पहुंच चुके थे। उस दिन मेजर एग्ज़ाम था, हर कमरे में वो सारे क्वेश्चन पेपर के पैकेट्स पहुंच चुके थे। जो बच्चे अनुपस्थित थे उनके अनुपस्थिति की जो लिस्ट है वो भी जनरेट हो चुका था। तो वो सब हो जाने के बाद हमारे पास एक खबर आता है कि गेट में अभी कोई एक बच्चा भीतर आ गया। तो मुझे स्वाभाविक तौर से लगा कि गेट से भीतर आया कैसे। तो मैं तुरंत थोड़ा सा उस समय नाराज़ हुए और दौड़ के आए कि मैं ज़रा एक बार देखूं क्या बात हो गई, इस समय कैसे घुसे। तो पता चला कि उसमें भी एक पॉइंट ये सुनने में मिल गया कि पुलिस कर्मचारी जो तैनात थे उन लोगों ने घुसा दिया। किसी ने कहा नहीं, गेट में जो हमारे कर्मचारी थे वो उन्होंने घुसा दिया। तो बहरहाल जो भी कारण था वो तो मुझे उस समय देखने का उस समय भी नहीं था और हमारे एग्ज़ाम का सारा प्रक्रिया शुरू हो रखा था, तो हमने उसमें ज़्यादा समय नहीं बिताया। मैंने उस बच्ची को जब हम बाहर आए तो तकरीबन वो 10:08 के बाद का ही टाइम होगा, 10:10 के आसपास का टाइम होगा, 8 से 10 के भीतर का टाइम है। जिस समय वो उस बच्ची के साथ हमारी मुलाकात हुई कैंपस में तकरीबन असेंबली ग्राउंड के आसपास, वहाँ पे मैंने उस बच्चे से बोला कि बेटा ये आपका आने का समय हुआ, आपका एग्ज़ाम का टाइम लिखा हुआ है 10 बजे से। तो बच्ची ने हमें बोला कि मैडम हम जो है भूल गए, मैं समझ नहीं पाए कि मेरा एग्ज़ाम 10 बजे शुरू होगा, मैंने सोचा 10:30 बजे शुरू होगा, इसलिए मैं लेट हो गई।
तो हम बोले कि बेटा अब तो मैं कुछ नहीं कर सकते। कौन सी क्लास की बच्ची थी मैम? ये 12 की बच्ची थी। तो हमने क्या नाम था स्टूडेंट का? अनामिका नाम था। तो मैंने उसको फिर मैंने बोला कि बेटे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो आप ही के स्कूल की स्टूडेंट थी? नहीं, प्राइवेट कैंडिडेट थी वो, प्राइवेट कैंडिडेट थी। तो फिर मैं आगे आए और गेट से उस बच्चे को बाहर जाने के लिए हमने बोला कि आप लोगों ने घुसाया कैसे। मैं थोड़ा सा अपने जो कर्मचारी जो थे उन लोगों को मैंने थोड़ा सा उनके साथ पूछताछ करी। फिर पूछताछ करने के बाद मैं, क्योंकि मुझे जल्दी थी सेंटर में फिर से कंट्रोल रूम में वापस आके बाकी काम को आगे ले जाने के लिए, तो मैं जल्दबाजी में चले गए और उस बच्चे से मेरी हार्डली जो फुटेज के मुताबिक जो हमारे पास वो है वो हमारे ख्याल से 45 या 46 सेकंड उसके साथ बात हुई। और उसके बाद वो बच्ची एकदम माने दंदना के आराम से, आप अगर उसका फुटेज देखें तो देखेंगे कि जैसे वो स्मार्टली घुसी थी वैसे ही स्मार्टली निकली, बाहर खड़े होके वो अपना बातें करती रही, एकदम नॉर्मल मूवमेंट्स हैं उसके। अच्छा, कुछ लोग साथ में थे उसके, क्या अकेली थी? ना, भीतर तो कैंपस के भीतर वो आ गई थी अकेली, बाहर उसके शायद पापा थे वहां पे साथ में, और भी कोई था तो मुझे नहीं मालूम। किसी गाड़ी से वो आई हुई थी और स्कूल के ऑपोजिट साइड में उसकी गाड़ी रुकी हुई थी। जो फुटेज दिखा रहा है उसमें ऐसा है। फुटेज के अकॉर्डिंग जो सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं, वो कितने बजे उसने एंट्री करी स्कूल के अंदर? उसके वो तकरीबन है वो 10:07 के आसपास, वो 10:07 के आसपास वो एंटर करी और 1-1.5 मिनट लगा असेंबली ग्राउंड तक पहुंचने में। और सीबीएसई के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कितने बजे आपने एब्सेंटी भेज दी वहां पर? एब्सेंटीज जो है वो हम लोग भेज देते हैं तुरंत, माने जैसे हमारे वो 10 बजे वो हुआ डिस्ट्रीब्यूट, हमारे कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन पेपर जो भीतर गया, क्वेश्चन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों का होता है 10:15 बजे। तो 10:15 बजे से ये जो बीच का जो टाइम होता है उसमें हम लोग एब्सेंटी स्टेटमेंट पूरा निकाल लेते हैं। मतलब जब उसने आपके स्कूल में एंट्री की तब तक एब्सेंटी भरी जा चुकी थी? हाँ, एब्सेंटी स्टेटमेंट भर चुका था, मैंने लिस्ट बन चुकी थी, हर क्लास का लिस्ट बन के वो हमारे पास आ चुका था। तो इसलिए उस समय अगर हम छेड़छाड़ करते तो हम राइट टाइम में सबमिट नहीं कर पाते। तो नेचुरली उसमें केवल यही कारण नहीं, और एक भी कारण है कि अगर हम वहाँ पे उस बच्चे को लेट आवर्स में एंट्री देते तो कल 15, 20, 25 बच्चे वहाँ पे हो जाते और उनको मैंने पूरी केंद्र में एक व्यवस्था फैल जाती, जो एज ए सिटी कोऑर्डिनेटर, एज ए केंद्र व्यवस्थापक अनुचित, सर्वथा अनुचित था और सीबीएसई के गाइडलाइंस के खिलाफ था। तो वो हमें नहीं करने का आदेश था और स्ट्रिक्ट निर्देश था कि 10 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं लेनी है। हम लोगों ने जहाँ भी छिटपुट घटनाएं हुई थोड़ी बहुत, वहाँ पे जितने बार हम लोगों ने सीबीएसई को कंसल्ट करा इस मामले पे कि बच्चा 1 मिनट 2 मिनट, उनका सीधे था कि 10 बजे के बाद कोई भी बच्चे की एंट्री आप नहीं दीजिए, क्योंकि पिछले साल इसको लेके काफ़ी सारे अवस्थाएं हुई, क्योंकि नकल के केसेस थी। उन सबको चेक करने के लिए सीबीएसई इस बार बहुत सख्त स्टेप लिए हैं। उन लोगों के वहाँ पे ऑफिस में सुनने में आता है कि रात भर वर्क चल रहा है। तो अनामिका के फादर ने भी आपसे बात करने की कोशिश की? ना, मैं उनके फादर को देखे भी नहीं है। जितना तो उनको देखा मैंने थोड़ा सा फुटेज में देखा कि वो शायद उसके फादर थे या कौन थे नहीं। तो हमने सुना था, हमें खबर ये भी मिली थी कि उन्होंने स्कूल के बाहर भी जाम लगाने की कोशिश की थी। हाँ, जाम। उसके बाद जब हम वापस आ गए अपने उस बच्ची को बाहर चले जाने के बाद, जब हम अपने कंट्रोल रूम में फिर से वापस आए तो 5-6 ही मिनट गया था कि उनके पास, हमारे पास तुरंत एक ऑफिस स्टाफ आता है और आके वो हमें बोलते हैं, अजय तायल वो आते हैं और आके वो बोलते हैं कि मैडम स्कूल के गेट में बहुत ज़्यादा जाम लगा रहे हैं, उनके फादर लगा रहे हैं और सारी गाड़ियों को वहाँ पे रोक रहे हैं और स्कूल के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैं तब वो गेट की तरफ नहीं आए, मैंने तुरंत, क्योंकि हमारे पास उस समय बहुत सारे काम होते, तो मैंने वहीं से खड़े होके जो हमारे जो एसपी सिटी हैं उनके साथ मैंने बात करी, अजय तायल के फ़ोन से बात करी, क्योंकि मेरे पास उनका उस समय नंबर नहीं मिला था। तो मैंने किसी से पहले नंबर लिया, लेके अजय तायल के थ्रू से लिया, लेके वहाँ से उनसे बात करी। फिर बात करने के बाद उस डीएम साहब से मेरी बात हुई, डीएम साहब से तो मेरी फ़ोन से ही बात हुई। डायरेक्ट बात होने के बाद जब उन्होंने, दोनों ने ही, एसपी सिटी, डीएम साहब दोनों ने ही बड़े अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट करके बात करा कि मैडम आपके पास गाइडलाइंस है, आप निश्चिंत रहिए, तुरंत इसका व्यवस्था हम लोग कराते हैं। और वाकई उसी तरीके से उन्होंने 8-10 मिनट के अंदर पूरे उस एरिया में कोई भी जाम जो था वो सब जाम मुक्त कर दिया और पूरा नॉर्मल व्यवस्था को बरकरार कर दिया। तो अब जैसे उन्होंने आपके खिलाफ तहरीर दी है और लगभग एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हाँ। तो आपका मतलब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा?
नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा कि ये जो हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरह से, इसका खंडन हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि ये किस तरह से, वो किस आधार पे एफआईआर लॉन्च करा। एफआईआर लॉन्च करने के लिए सबसे पहले सत्यता की जांच होनी चाहिए थी कि ये जो स्टेप वो बोल रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, वो शिकायत करने वाले सही शिकायत कर रहे हैं या नहीं। उस तरह का कोई भी चीज़ नहीं देखा गया, ना किसी ने फुटेज देखी। जो वहाँ से कोतवाल से, शहर कोतवाल से कोई हमारे पास आए और कोई राम बालक जी शायद आए थे, वो वहाँ पे आके हमारे साथ जब वार्तालाप करे तो उन्होंने सीधे ही आते मेरे पास ये बोला कि आपका यहाँ पे कैसे व्यवस्था है कि यहाँ पे इस तरह से लोग घुस गए। हम बोले मैंने तो सुना है कि ये पुलिस वालों ने घुसा दिया। तो बोले पुलिस वाले कैसे घुसा सकते हैं। हमने बोला पुलिस वाले घुसाए हैं या हमारे बंदे घुसाए हैं, ये मेन चीज़ नहीं है। मौके वारदात में ना आप मौजूद थे ना मैं मौजूद थी। ये आपने भी सुन के मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और मैं भी सुन के ही बोल रहे हैं। वो कौन थे जो आए थे? जो आए थे शहर कोतवाल से आपके राम बालक जी शायद। अच्छा, राम सेवक जी वो आए थे। तो उन्होंने आके जब इस तरह की बातें करी, उनके बातों में फिर उन्होंने हमारे के आगे की बात उन्होंने मेरे सामने ये रखा कि हमें इससे पहले पुलिस की सेवा से भर्ती से जो संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उसमें मैं ड्यूटी में तैनात था। मैं आधे घंटे से 40 मिनट तक जिस वो कौन से कहते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम से जो एंट्रीज होती हैं, हम उस एंट्रीज में भी आधे घंटे 40 मिनट तक हमने कैंडिडेट्स को एंट्री दिया, आपने नहीं दिया। तो हमने बोला हमें आप समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो पुलिस जो तैनात जो है उन लोग को ट्रेनिंग किसने दी। अब मुझे समझ में आ रहा है ट्रेनिंग भी शायद इसी आपकी ये सोच के चलते मुझे समझ में आ रहा है कि इनको ट्रेनिंग आप ही लोगों जैसे इनसे मिला। तो वो स्वाभाविक तौर से मेरे से थोड़ा सा खफा हुए, पर मुझे क्योंकि वो डायरेक्ट चार्ज कर रहे थे बिना उसका कोई आधार का, तो जो होना नहीं चाहिए। पहले तो उनको पूछना चाहिए कि मैडम हुआ क्या। शिक्षा संस्था के जो हेड है वो इतना हल्के चाल का तो नहीं उनसे उम्मीद करी जा सकती। वो तो जो भी काम करेगा एक सोच समझ के करेगा, यही तो उससे उम्मीद करी जाती है। अगर उनके बातों में ही फ्लॉज दिखने लगे तब आप बोलिए तो बात समझ में आती है। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, वो सीधे इल्जाम, जैसे हमें ऐसा महसूस हुआ कि प्रेजुडिस्ड माइंड होके वो हमसे बात कर रहे हैं कि इनको नीचा दिखाना ही है। हम यहाँ आ गए, मुझे लास्ट में बोलना पड़ा कि सर मैं आपसे बात कर रहे हैं, डीएम साहब से बात करने के बाद कर रहे हैं। डीएम साहब तो बड़े अच्छे से मेरे साथ बात करे हैं। तो उन्होंने हमसे तब भी बोला कि डीएम साहब ने ही मुझे भेजा है। तब भी उनका जवाब था डीएम साहब ने मुझे भेजा है। ना डीएम साहब ने आपको भेजा है तो आपकी किस समय बात हुई, मुझसे पूछ रहे हैं आपकी किस समय बात हुई। मेरे 10:35 पे बात हुई। मैंने अपने मोबाइल में दिखाया 10:35 पे बात हुई। तब जाके वो थोड़ा सा शांत हुए, नहीं तो उससे पहले का उनकी जो व्यवहार थी वो एकदम मुझे सही नहीं लगी। वो नहीं लग रहा था कि वो मेरे से पूछताछ करने आए हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए आए हैं कि कोई बंदा मेरे पास आया है जो पहले से ही माइंड मेकअप करके आया है कि इनके पास जाओ और इनके ऊपर इल्ज़ाम थोप के फिर उनके ऊपर वो कर दो। तो ये जो चीज़ हुआ ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, ना मैंने उनको इससे पहले देखा ना उनने मुझे कभी देखा। फिर भी उनके साथ मेरी क्या दुश्मनी थी मुझे नहीं मालूम, जो उनसे उम्मीद नहीं करी जाती वैसी व्यवहार उनको वहाँ से मुझे मिला। तो इसके लिए मुझे बहुत ही खराब लगा। और ये सच में एक दुर्भाग्य की बात है कि एक शिक्षा संस्थान जहाँ पे हम लोग ईमानदारी, हमारे पास अपने पास और कुछ नहीं है, हमारे पास अगर कुछ है तो हमारे पास केवल ईमानदारी है, कुछ सत्य चिंतन है, कुछ अच्छी इरादे हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चों तक पहुँचे, बच्चे अच्छे से आगे चल सके, ये भावना है। जिस बच्चे को हम लोगों ने रोका उस बच्चे को भी हम इससे पहले नहीं जानते थे और हमारी उसमें कोई उनके साथ कोई लेना देना नहीं। उस बच्चे का नाम भी मैंने कल पता करा कि उस बच्चे का नाम क्या था, क्योंकि मुझे उससे नहीं मालूम था। मैं तो एक बच्चा है, कैंडिडेट है, मेरे सेंटर में घुसा लेट, मेरा नियम क्या कह रहा है, हम इसको क्या एकोमोडेट कर सकते हैं नहीं कर सकते, बस मेरा मतलब इतने से था। अच्छा मैडम, जैसे उस लड़की का पेपर अब छूट गया है तो क्या ऐसा कंपार्टमेंट वगैरह या इम्प्रूवमेंट ऐसा कोई आगे फिर हमारे जो जुलाई के महीने में फिर रहेगा, उसमें वो बच्ची अगर चाहती है तो वो वहाँ पे अपना फिर से वो अपीयर हो सकती हैं, उसमें होके क्लियर कर सकती हैं। तो उसमें उनका कोई वो नहीं है, असुविधा नहीं है। वो बच्ची भी मेरे सामने, बच्ची ने भी मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं करा। जब मैंने उसके साथ बात करी वो बड़े शांत भाव से, उसको केवल उसने एक रिक्वेस्ट करा, मैंने उसको समझा के बोला, फिर मैं आगे बढ़ गए।
और आप अगर फुटेज को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बच्ची और मेरे से बीच के डिस्टेंस। तो क्या आपको लग रहा है इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? एकदम एकदम, हमने उस बच्चे को मारा है ये कह दिया गया है। हमारे स्कूल में शायद क्योंकि बच्चों के साथ मेरा लगाव बहुत ज़्यादा है, बच्चे से अगर मेरे बारे में पूछे, मेरे पीछे पूछिए कि मैडम का नेचर क्या है, मैडम बच्चों को कितना लगाव रखती हैं, और उस लगाव रखते समय ये भेदभाव करती हैं क्या कि ये बच्चा किसके यहाँ का है, कहाँ का है। बच्चा मेरे पास बच्चा है, पर कुछ केसेस तो ऐसे भी होते हैं ना जहाँ पे हमारे बस में नहीं होता है। हम तो सीबीएसई के अंडर में है, जो उन्होंने हमारे सिस्टम को अच्छा चलाने के लिए जो हमारे ऊपर बोला है उसे पालन अच्छे से करना मेरा काम है, मेरा ये कर्तव्य है। मैंने अपना कर्तव्य करा, और उसके जगह पे ये इल्ज़ाम लग जाना कि मैंने उस बच्चे को मारा, मैंने उस बच्चे को गाली गलौज करा। कोई भी विद्यालय का कोई बंदा बोल दे कि मैडम ने कभी किसी को गाली गलौज करा, मैं गाली जानते भी नहीं है, और वो वहाँ पे बोल रहे हैं, लिखा है कि मैंने गाली गलौज करा और वो न्यूज़पेपर में छपा, तो ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य है। ये तो मैं नहीं मानती कि केवल मेरा ही दुर्भाग्य है, संस्था का दुर्भाग्य है, पूरे शिक्षण व्यवस्था में दुर्भाग्य का वो बोल के मैं महसूस करा है। तो भगवान इसमें सब में सद्बुद्धि दे, और किस चीज़ को छापना चाहिए, कैसे छापना चाहिए, इसके संबंध में सही विवेक दे, यही प्रार्थना है प्रभु के चरणों में।